हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम नए मॉड्यूल से स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर हम हर महीने जो है 20 लेटेस्ट इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज जो कि आपके अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यूज में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, ग्रुप डिस्कशंस वगैरह में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, उससे रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट न्यूज टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम 20 इस तरीके के लेटेस्ट इंटरनेशनल न्यूज जो है जो पिछले महीने छाए हुए थे उन सभी के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एसएसबीस में बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल होने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज्ड ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए जिस किसी चीज की भी जरूरत हो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। So moving ahead, the very first most important news which you have to cover is of course the Sri Lankan crisis. Couple of months से ये सीरियसली चल रहा है। इस महीने भी कंटिन्यूसली क्राइसिस जो है श्रीलंका में हमें देखने को मिला हुआ था, जहां पर प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्से जी ने रिजाइन किया हुआ था और इमीडिएटली कर्फ्यू वगैरह भी वहां पर लगाए गए थे। दिस वाज एक्चुअली फॉर द सेकेंड टाइम कर्फ्यू वाज इम्पोज्ड इन श्रीलंका एंड इमीडिएटली उसके बाद रानिल विक्रमसिंघे जी को जो है एज ए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया था विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ फ्यू डेज। एंड रानिल विक्रमसिंघे जी इज एक्चुअली करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ Sri Lanka and he is actually heading the country as of now and this is the 6th time he has become प्राइम मिनिस्टर। तो उससे रिलेटेड श्रीलंकन क्राइसिस से रिलेटेड थोड़ा बहुत आप इन डेप्थ कवर करने की कोशिश कीजिएगा। वैसे भी हम डेली करंट अफेयर्स में इन डेप्थ एनालिसिस के साथ इन सभी चीजों को डिस्कस करते हैं, तो आप जरूर उन क्लासेस को आइएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन डिटेल डिस्कशन मॉड्यूल्स भी हमारे कोर्सेस में अवेलेबल है, आप जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। So moving ahead, next most important news to be covered on international level was 15th Conference of Parties session of United Nations Convention to Combat Desertification. रियो समिट 1992 के बाद जो है मेजर डिसीजन लिया गया था कि यूएनसीसीडी जो है वो साइन किया जाएगा। तो सिंस 1993 फुल फ्लेज्ड ये कन्वेंशन चल रहा है। इसकी खासियत ये है कि लिटरली ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन है, यानी कि जो कोई भी इसके पार्टीज हैं चाहिए कि वो कंपल्सरीली इन सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो पहले था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 14, इंडिया वाज एक्चुअली चेयरिंग दैट, या फिर इंडिया जो था उसका होस्ट था एंड इट एक्चुअली टुक प्लेस फ्रॉम 2nd to 13th सितंबर 2019 इन न्यू दिल्ली। अभी इंडिया ने इसकी होस्ट को जो है वो हैंड ओवर किया हुआ है टू आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट का कैपिटल अबिजान में जो करंटली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 टू यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन जो है वो चल रहा है। तो लगभग 2006 में भी हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट्स एंड डेजर्टिफिकेशन की तरह हमने सेलिब्रेट किया हुआ था ताकि लोगों में ये अवेयरनेस आ सके कि लैंड का डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन जो है किस तरीके से होता है और हम किस तरीके से उस लैंड को डेजर्टिफिकेशन और डिग्रेडेशन से बचा सकते हैं। तो यूएनसीसीडी जो है वो सिंस 1994 एक्टिव है एंड 197 पार्टीज जो है ऑलरेडी दे हैव बिकम पार्ट ऑफ दिस यूएनसीसीडी। एंड वहीं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि छाया हुआ था, पुलिट्जर प्राइज 2022 अनाउंस किए गए थे। वन ऑफ द मोस्ट कोवेटेड अवार्ड्स इसे माना जाता है इंटरनेशनल लेवल पर। मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया हुआ है पुलिट्जर प्राइज के ऊपर कि इसके हिस्टोरिक ओरिजिन क्या है, जोसेफ पुलिट्जर कौन थे, कौन से इंडियंस ऑलरेडी से जीते हुए, किस किस कैटेगरी में ये दिए जाते हैं। तो 4 इंडियंस को इस बार पुलिट्जर प्राइज दिया गया था फॉर फीचर्ड फोटोग्राफी कैटेगरी। खासकर जो कोविड का टोल इंडिया में था, जो हॉरिफाइंग फोटोज वगैरह हम देख रहे थे, उन सभी को कवर करने के लिए इन चारों को जो है पुलिट्जर प्राइज दिया गया था। देवर दानिश सिद्दीकी, अदनान आबिदी, सान्ना इरशाद मंटो एंड आमित दावे। एंड दानिश सिद्दीकी जिनकी मौत पिछले ही साल जुलाई 2021 में अफगानिस्तान में जब वो तालिबान और अफगान फोर्सेस का क्लैश जो था वो कवर करने के लिए गए थे तो वहां पर उनकी मौत हुई थी। एंड दिस वाज द सेकंड टाइम एक्चुअली दानिश सिद्दीकी हैज वन दिस अवार्ड। 2018 में ऑलरेडी अदनान आबिदी और दानिश सिद्दीकी को सिमिलर फीचर्ड फोटोग्राफी कैटेगरी के लिए पुलिट्जर प्राइज से नवाजा किया गया था। और लॉस एंजलिस टाइम्स के मार्कस यम को जो है ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी कैटेगरी में अवार्ड दिया गया था। और पब्लिक सर्विस जर्नलिज्म जो कि हाईएस्ट कैटेगरी मानी जाती है पुलिट्जर प्राइज की, वो वॉशिंगटन पोस्ट को दिया गया था। यूएस कैपिटल पर जब जनवरी 6 को ट्रंप के सपोर्टर्स ने जो यूएस कैपिटल पर हमला किया हुआ था उसे इन डिटेल कवर करने के लिए वॉशिंगटन पोस्ट को यह अवार्ड दिया गया था। मूविंग हेड ऑन द इंटरनेशनल लेवल, सेकंड ग्लोबल कोविड वर्चुअल समिट जो है वो चला हुआ था एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी वहां पर पार्टिसिपेशन दिया हुआ था और वर्चुअली उन्होंने समिट को पार्टिसिपेट किया और स्पीच भी दी हुई थी। ग्लोबल इंपॉर्टेंट सभी लीडर्स जो है इसका हिस्सा बने हुए थे और यूएस के प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन जी के इन्विटेशन पर जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वहां पर गए हुए थे और एक स्टर्न एक्शन लेने के लिए उन्होंने वहां पर रिकमेंडेशन दिया हुआ था कि नए एक्शंस को हमें गैल्वेनाइज करने की कोशिश है। जो कोविड
पैंडेमिक ने हमें चैलेंजेस दिए हुए हैं, किस तरीके से हम अपने कंट्रीज को रीएवैल्यूएट कर सकते हैं और स्ट्रॉन्गर ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर किस तरीके से हम बना सकते हैं, उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा हुआ था। और पहला इस तरीके का ग्लोबल कोविड वर्चुअल समिट सितंबर लास्ट ईयर हुआ था एंड दिस इज एक्चुअली द सेकेंड टाइम। तो इस साल का थीम था प्रिवेंटिंग पैंडेमिक फैटिग एंड प्रायोरिटाइजिंग प्रिपेयर्डनेस। और WHO से रिलेटेड भी जो वैक्सीन के अप्रूवल में जो लैग हमें थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, उससे रिलेटेड भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हाईलाइट किया हुआ था कि हमें थोड़ा बहुत अपने वर्किंग तरीके में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस में भी थोड़े बहुत चेंजेस लाना बहुत ही जरूरी है। एंड अलॉन्ग विद दैट, जो कि रशिया यूक्रेन का वॉर 100 डेज से कंप्लीट हो चुका है इस महीने, तो लगभग सभी यूरोपियन कंट्रीज ज्यादातर जो रशिया के खिलाफ हो चुके हुए हैं। स्वीडन और फिनलैंड ने भी नाटो का मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ था, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर G7 कंट्रीज, जो कि वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल टॉप मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का एक ग्रुपिंग माना जाता है, तो उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर रशिया को दिया हुआ था और उन्होंने ओपनली ये कहा कि नए जितने भी बॉर्डर्स बिकॉज ऑफ दिस वॉर जो कुछ भी होंगे रशिया के मिलिट्री ऑपरेशंस जो कि यूक्रेन में है, G7 कंट्रीज उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। यानी कि यूएस, कनाडा, जापान, फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूके अलॉन्ग विद यूरोपियन यूनियन जो है वो नए बॉर्डर्स रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी यूक्रेन की जैसी है उसी तरीके से वो मेंटेन करेंगे। एंड अलॉन्ग विद द क्रीमियन स्टेट जो कि 2014 में एनेक्स किया गया था, उसके भी बॉर्डर को जो है वो अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर रशिया को दिया गया था। एंड मूविंग अहेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी चंद इंपॉर्टेंट से न्यूज छाए हुए थे। पहला ब्लैक होल का इमेज जो कि सैजिटेरियस ए स्टार जिसका नाम रखा गया है, जो कि हमारे खुद के ओन मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा माना जाता है, तो एस्ट्रोनॉमर्स ने उसके पहले इमेज को जो है रिलीज किया गया था। और ब्लैक होल्स जो है वो बहुत ही क्रूशियल माने जाते हैं, जायंट डाइंग स्टार्स भी उन्हें कहा जाता है। तो मोस्टली कई गैलेक्सीज में हमें इस तरीके के डाइंग स्टार्स या फिर ब्लैक होल्स जो है वो देखने को मिलते हैं। एंड सिमिलरली जो कि वो कंप्लीटली डार्क होते हैं, हमें देखने को मिलते नहीं, लेकिन जो आसपास शैडो सा सर्कल जो वो बनाते हैं, जो कि सब कुछ वो अपने अंदर खींच लेते हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट इस तरीके के ब्राइट रिंग्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इस सैजिटेरियस ए स्टार जो है वो लगभग 27,000 लाइट ईयर्स हमारे अर्थ से अवे है और हमारी ही मिल्की वे गैलेक्सी का एक हिस्सा है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज वाज कैनिस फिल्म फेस्टिवल जो है वो फ्रांस में ओपन हुआ था एंड दिस वाज एक्चुअली द 75th कैनिस फिल्म फेस्टिवल। तो वहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी ने AR रहमान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पूजा हेगड़े जैसे एक्टर्स के साथ जो है वहां पर गए हुए थे। रेड कार्पेट इवेंट पर भी उन्होंने वॉक किया हुआ था इंडियन डेलीगेशन को लेकर। और पहली बार ऐसा था कि इंडिया जो है कंट्री ऑफ ऑनर बना हुआ था कैनिस फिल्म फेस्टिवल में। इससे पहले किसी भी कंट्री को इस तरीके का ऑनर नहीं दिया गया था। तो इससे रिलेटेड भी आपके आने वाले SSB में बहुत ही ये क्रूशियल होगा। मूविंग अहेड, फर्स्ट एवर इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम किया गया था। इससे पहले भी इस तरीके का फोरम कभी नहीं रखा गया था। तो सभी UN मेंबर कंट्रीज के जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या फिर हमारे तरफ से भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स वहां पर गए हुए थे। तो न्यूयॉर्क के हेडक्वार्टर्स UN के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में ये हुआ था फ्रॉम 17th to 20th में 2022। इसका गोल एक ही था कि ये रिव्यू करना चाहता है प्रोग्रेस क्या क्या हुआ लोकल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, रीजनल और ग्लोबल लेवल्स पर, खासकर माइग्रेशन को लेकर। माइग्रेट किसी भी चीज के लिए किया जा सकता है, पुश और पुल दोनों फैक्टर्स हैं। ज्यादातर जो फैक्टर्स हैं वो सिविल वॉर्स की वजह से, बैटल्स वगैरह की वजह से जो है हमें ज्यादातर माइग्रेशंस देखने को मिलते हैं। तो एडिक्वेट फैसिलिटीज किस तरीके से हैं, सेफ पैसेज उन माइग्रेंट्स को मिल रहा है कि नहीं, इससे रिलेटेड ये रिव्यू किया गया था। तो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जो कि वी मुरलीधरन जी हैं, उन्होंने यहाँ पर इंडियन डेलीगेशन के साथ वहां पर रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ था। एंड मूविंग अहेड, आप सभी को भी पता है कि जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड डिलिमिटेशन कमीशन हमने बिठाया हुआ था और वहां पर चंद इंपॉर्टेंट से डिसीजन भी लिए हुए थे। सीट्स में भी थोड़ा बहुत, लेजिस्लेटिव सीट्स में भी हमें थोड़ा बहुत इंक्रीज वहां पर देखने को मिला हुआ था। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी नेशनल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया हुआ था जम्मू एंड कश्मीर के डिलिमिटेशन के पूरे एक्टिविटी को लेकर। तो इंडिया ने बहुत ही स्ट्रांगली इसे ऑब्जेक्ट किया और पूरी तरीके से उन्होंने इंडिया ने रिजेक्ट किया पाकिस्तान के इस रेजोल्यूशन को और ओपनली कहा कि जम्मू एंड कश्मीर में क्या कुछ होता है वो हमारा इंटरनल मैटर है। जम्मू एंड कश्मीर में जो कुछ भी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी के डिस्कशन के बाद ही ये किया गया था। और लगभग पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने इलीगल और फोर्सेबल ऑक्यूपेशन जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जिसे हम कहते हैं उसके बारे में वो सोचे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि पाकिस्तान का यहाँ पर किसी भी तरीके का लोकल स्टैंड आई नहीं है। मूविंग अहेड, जैसा कि मैंने कहा कि जो एक जमाने में रशिया को थोड़ा बहुत
मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि फ्रेंड हुआ करते थे, लेकिन रशिया को वो दूर नहीं करना चाहते थे बाय मूविंग टुवर्ड्स यूएसए। तो स्वीडन और फिनलैंड जैसे कंट्रीज भी जो कि न्यूट्रल रहना चाहते थे, अब वो भी नाटो का हिस्सा बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर मैग्डलेन एंडरसन और फिनलैंड के प्रेसिडेंट सॉली निनित्सो जी दोनों ने मिलकर जो है वो नेटो के मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है। एंड सबसे बड़ा रीजन यही था कि रशिया ने जो अग्रेशन यूक्रेन पर दिखाया हुआ था उससे रिलेटेड ये मेजर डिसीजन देखने को मिला हुआ है। तो जैसा ही उन्होंने अपने बिड्स को अनाउंस किया हुआ था, रशिया ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर दिया हुआ था। फिनलैंड को जो एनर्जी का सप्लाई कर रहा था थ्रू नेचुरल गैस पाइपलाइन, उसे रोक दिया गया था। एंड यूएसए ने अश्योरेंस दिया हुआ था कि थ्रू आउट द प्रोसेस, क्योंकि 1 साल से भी ज्यादा लगेगा नाटो की मेंबरशिप को लेना, तो उससे रिलेटेड भी जो है यूएसए ने आश्वासन दिया हुआ था कि डरने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। और जर्मनी जैसे कंट्रीज भी जो है अपना कोऑपरेशन, इनके मिलिट्री कोऑपरेशन जो है स्वीडन और फिनलैंड के साथ बढ़ाने की बात की हुई है। एंड गोइंग अहेड, ब्रिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट समिट्स और इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुए थे। सबसे पहला ब्रिक्स मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स की मीटिंग हुई थी, जहां पर हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी वहां पर पार्टिसिपेट हुए थे। और 14th ब्रिक्स समिट जो कि चाइना में होगा इस साल, तो उससे रिलेटेड जो कुछ भी इंपॉर्टेंट डिसीजन थे उससे रिलेटेड यहाँ पर डिस्कशंस किए गए थे। इस साल 2022 के लिए जो है चाइना चेयर है। 2021 जो कि 13th ब्रिक्स समिट हुआ था उसका चेयर इंडिया था। तो न्यू दिल्ली में 13th ब्रिक्स समिट हुआ था और 25 इवेंट्स पूरे जो है प्लान किए गए हैं पूरे इस साल के लिए। तो इस साल का ब्रिक्स का थीम आप देख सकते हैं, फॉस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप अशर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। एंड अलॉन्ग विद दैट 8th ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग भी हुई थी। भूपेंद्र यादव जी जो कि हमारे करंट मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज है, वो वहां पर गए हुए थे और चाइना की प्रेसिडेंसी में ही ये समिट चला हुआ था। तो किस तरीके से हम ग्लोबल एनवायरमेंट से रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, उससे रिलेटेड एक ज्वाइंट स्टेटमेंट भी उन्होंने डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया हुआ था। एंड गोइंग अहेड, सिमिलर ऑन द सेम लाइंस, 7th ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग भी हुई थी। मीनाक्षी लेखी जी वहां पर गई हुई थी एज इंडिया रिप्रेजेंटेटिव। तो ब्रिक्स एक्शन प्लान 2020-26 आने वाले 5 साल के लिए स्पेसिफिकली हमारे कल्चर और ट्रेडिशन में एक दूसरे के साथ इन्फ्लक्स बढ़ाने के लिए, इन 5 कंट्रीज के बीच अच्छे खासे रिलेशनशिप्स टाइस होने के लिए जो है ये प्लान, एक्शन प्लान जो है वो अडॉप्ट किया गया था। ऑलरेडी हमारे पास म्यूचुअल कोऑपरेशन के लिए जो है ब्रिक्स कल्चरल कोऑपरेशन एग्रीमेंट हमने 2015 में साइन किया हुआ था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक और बार बता दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज्ड ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं और आपको कई कस्टमाइजेशंस के साथ ही देखने को मिलेगा। आपको मंथली एक्सेस एज वेल एज 1 ईयर फुल एक्सेस भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो फुल फ्लेज्ड यहां पर गाइडेंस आपको देखने को मिलेगा। ओआईआर टेस्ट, पीपीडीटी, साइकोलॉजिकल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप टास्क, कॉन्फ्रेंस, मेडिकल, लाइव क्लासेस, सक्सेस स्टोरीज, पर्सनल गाइडेंस और एसएसबी से रिलेटेड ट्रेंड्स भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। और कई इंपॉर्टेंट से हमारे कैंडिडेट्स जो वो रिकमेंड भी किए जा रहे हैं। तो देरी किस बात की, बहुत ही जल्द जाइएगा, सब्सक्रिप्शन लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इंफॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। एंड गोइंग एट, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज वाज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस स्विट्जरलैंड में हो रहा था। तो वहां पर इंडियन डेलीगेशन को लीड करने वाले थे पीयूष गोयल जी। 22 मई से लेकर 26 मई तक यहां पर था। आप सभी को भी पता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है पॉलिटिशियंस और कॉर्पोरेट्स को एक जगह पर मिलने के लिए, डिस्कस करने के लिए वे हेड। सो अलॉन्ग विद दैट मनसुख मांडविया जी, हरदीप सिंह पुरी जी और 6 अलग अलग स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर्स भी वहां पर गए हुए थे। एंड अलॉन्ग विद दैट एक और इंपॉर्टेंट सा वहां पर एक क्लाइमेट, इंडिया क्लाइमेट एक्शन अलायंस जो है वो लॉन्च किया गया था एज पार्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स क्लाइमेट एक्शन प्लेटफॉर्म। अगर आपको याद हो तो जनवरी में भी एक सेशन हुआ था इस तरीके का वर्चुअली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। तो वहां पर मिशन 2070 अ ग्रीन न्यू डील फॉर अ नेट जीरो इंडिया रिपोर्ट जो है वो रिलीज की गई थी, ताकि इंडिया लो कार्बन इमिशन जो करना चाहता है, जो ट्रांसिशन करना चाहता है टिल 2070। एक और बार मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 हुआ था। तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए हुए थे ग्लासगो, स्कॉटलैंड। तो वहां पर पंचामृत यानी कि 5 प्लेजेस हमने लिए हुए थे, जिसके तहत हमने कहा हुआ था कि कार्बन एमिशंस 2030 तक हम कट करेंगे और 2070 तक नेट एमिशंस जो है वो जीरो करेंगे। तो उसी नेट एमिशंस को जीरो करने के लिए ये अलायंस जो है बनाया गया है और खासकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ही नेतृत्व में हमें ये देखने को मिलेगा। तो वर्ल्ड का जो लीडर है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी करनी और अलॉन्ग विद दैट इंडियन थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये दोनों जो है इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अलायंस टू सुपरचार्ज इंडिया क्लाइमेट चेंज एक्शन का हिस्सा होंगे।
नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो छाया हुआ था मंकी पॉक्स से रिलेटेड था। 80 केसेस कंफर्म्ड केसेस हमें 11 अलग कंट्रीज से देखने को मिले हुए थे एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इन्हें कंफर्म भी किया हुआ था और लगभग ये कहा था कि फर्दर और 50 सस्पेक्ट्स इस तरीके से हैं। एंड बेल्जियम आल्सो बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू मेक क्वारंटाइन मैंडेटरी फॉर द वन हु हैव बीन अफेक्टेड बाय मंकी पॉक्स। तो भले ही ये इतना डेडली क्यों ना हो, ये वायरस जो है वो बहुत आसानी से स्प्रेड नहीं होता लोगों के बीच, लेकिन फिर भी चाहिए कि हम सेफ रहें, सतर्क रहें। Moving ahead, next most important update, इंडोनेशिया ने इंडोनेशिया ने अपने पाम ऑयल के एक्सपोर्ट्स पर जो बैन लगाया हुआ था बिकॉज ऑफ उनके डोमेस्टिक कुकिंग प्राइसेस जो बहुत ही हाई हो रहे थे, अगेन अब उस पाम ऑयल के एक्सपोर्ट्स पर से जो है बैन हटाया गया था। 20 अप्रैल जो है इस बैन को रखा गया था एंड मैसिव प्रोटेस्ट वहां पर हो रहे थे क्योंकि 60% लगभग इंटरनेशनल पाम ऑयल का बिजनेस जो है वो इंडोनेशिया से ही चलता है। 60% एक्सपोर्ट्स इंडोनेशिया से होते हुए आपको देखने को मिलता है। तो इतना बड़ा ग्लोबल लीडर सडनली उसके एक्सपोर्ट्स को पूरी तरीके से बंद किया गया था। तो मोर देन a third ऑफ द वेजिटेबल वर्ल्ड्स वेजिटेबल ऑयल मार्केट जो है लगभग इंडोनेशिया के पाम ऑयल के एक्सपोर्ट्स पर ही डिपेंड करता है। तो इस तरीके के एक्सपोर्ट्स पर से बैन भी हटाया गया था। एंड मूविंग एट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 15th वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस हुआ था साउथ कोरिया सियोल में। तो 141 पार्टिसिपेंट्स यहां पर हमें देखने को मिले हुए थे। हर 6 साल में ये बार इस तरीके का कांग्रेस होता है। एक प्लेटफॉर्म यहां पर प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है फॉरेस्ट से रिलेटेड। तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया और फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन वालों ने दोनों ने मिलकर इस कांग्रेस को या फिर इस प्लेटफॉर्म को होस्ट किया हुआ था। दिस वॉज एक्चुअली द सेकेंड टाइम दिस कांग्रेस वॉज बीइंग हेल्ड इन एशिया। इससे पहले 1978 में इंडोनेशिया ने इसे होस्ट किया हुआ था। तो इस साल का थीम था बिल्डिंग अ ग्रीन हेल्थी एंड रेसिलिएंट फॉरेस्ट या फिर वर्ल्ड आप कह सकते हैं। तो की डिस्कशंस यहाँ पर फॉरेस्ट्री या फिर फॉरेस्ट्री सेक्टर से रिलेटेड होते हैं। मूविंग अहेड, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो छाई हुई थी, WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड्स अनाउंस किए गए थे। ये खुद डायरेक्टर जनरल जो कि टेड्रोस साहब हैं वही अनाउंस करते हैं। तो 6 इस तरीके के ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड जो अनाउंस किए गए थे और इस बार खास तौर पर हमें डिस्कशन करना पड़ता है क्योंकि जो कि हमारे इंडिया के आंगनबाड़ी के जो वर्कर्स हैं, खासकर जो आशा वर्कर्स जो हैं, अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट में कहा जाता है, तो उन्हें जो है ये अवार्ड इस साल दिया गया अमंग दोज 6। तो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू एडवांसिंग ग्लोबल हेल्थ, डेमोन्स्ट्रेटेड लीडरशिप और कमिटमेंट टू रीजनल हेल्थ इश्यूज के बेसिस पर यह अवार्ड दिया गया क्योंकि इवन कोविड के टाइम्स में घर घर जाकर लोगों को वैक्सीनेशन करवाने में आशा वर्कर्स ने एक बहुत ही जबरदस्त सा रोल प्ले किया हुआ था और बहुत ही क्रूशियल सा रोल उन्होंने प्ले किया हुआ था कम्युनिटी और हेल्थ सिस्टम्स को। एंड मूविंग अहेड, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट वाज देयर, आप इसे 5 स्टार रेटिंग भी कह ले। क्वाड लीडर समिट हुआ था 2022 के लिए। इंडिया का बहुत ही क्रूशियल रोल है, पर इंडिया के लिए भी क्वाड बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। इंडो पैसिफिक के रीजन में फुल फ्लेज्ड मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ये क्वाड कंट्रीज जो है बहुत ही काम कर रहे हैं। वर्चुअली चाइना को टैकल करना ही सबसे इंपॉर्टेंट सा रीजन है इस पूरे ग्रुपिंग का। तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इंडिया चारों के चारों कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ पर आए हुए थे और चंद इंपॉर्टेंट से डिस्कशंस भी वहां पर किए हुए थे और वे अहेड के बारे में भी बात किया हुआ था। और चारों के चारों लीडर्स ने असर्ट किया हुआ था कि हम एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन के लिए काम करेंगे और क्वाड लेवल पर जितना भी कोऑपरेशन जबरदस्त हो सकता है हम उन सभी रीजन्स में जो है सभी सेक्टर्स में कोऑपरेशन करने की हम कोशिश करेंगे। एंड ऑन द सेम लाइंस ऑफ क्वाड लीडर समिट, एक इंपॉर्टेंट रीजनल ग्रुपिंग अगेन जो अनाउंस किया गया था, इट वाज इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक इशू हो सकता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जो बाइडेन जी ने जो है इस फ्रेमवर्क को लॉन्च किया गया था। लगभग 13 कंट्रीज जो है इसके मेंबर्स हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रूनी, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा येलो शेडेड रीजन, क्योंकि ये सभी जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन के ही कंट्रीज हैं। और एक और सबसे बड़ी खास बात इन सभी की यह है कि इन सभी की चाइना से पड़ती नहीं है। तो लगभग 40% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी को जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्रिटिकल इंडो पैसिफिक रीजन में कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और ग्लोबल इकोनॉमी को पुश करने के लिए इस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी को बनाया गया है। एक स्ट्रॉन्गर, फेयर और मोर रेसिलिएंट इकोनॉमी बनाने की हम कोशिश करेंगे थ्रू दिस। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैमिलीज, वर्कर्स और बिजनेसेस हैं, चाहे वो यूएस में हो या फिर इंडो पैसिफिक रीजन में, उन सभी को बहुत ही बड़ा पुश मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस रीजनल ग्रुपिंग। Moving ahead, next most important news was World Bank warns about global recession. ये रिसेंटली भी न्यूज चैनल्स में भी छाया हुआ था। वर्ल्ड बैंक के चीफ डेविड मालपास जी ने कहा हुआ था कि लगभग रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से प्राइजेस में जो फ्लक्चुएशंस है वो हमें बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो लॉकडाउन, चाइना में लॉकडाउन अभी भी चल रहा है,
कई इंपॉर्टेंट से गेम्स और इंटरनेशनल स्पोर्टिंग लेवल गेम्स जो थे वो पुश किए जा रहे हैं। एशियन चैंपियनशिप जो चलने वाला था इस साल चाइना में, उसे भी पुश किया गया है। तो लगभग 3.2% को कैप किया गया है ग्लोबल इकोनॉमी के ग्रोथ को। एंड सिमिलरली अगेन रशिया यूक्रेन का वॉर फुल फ्लेज चल रहा था, तो यूरोपियन यूनियन के लीडर्स भी इकट्ठा हुए थे और उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक डिसीजन लिया हुआ था कि मेजर जो एक एम्बार्गो लगाने की, यानी कि पूरी तरीके से रशिया के ऑयल के इंपोर्ट्स पर एक बैन लगाने की उन्होंने बात की हुई थी बाय दिस ईयर एंड। और लगभग रशिया का जो ऑयल जो है बाई थ्रू सी वेज जो आता है उस पर एम्बार्गो लगाने की बात की गई थी। एंड थ्रू बाकी का पाइपलाइन थ्रू जो आता है ना टेम्पररी एग्जाम्पशन उसे दिया गया था, क्योंकि जर्मनी और हंगेरी बहुत सिवियरली डिपेंड करते हैं रशिया पर अपने एनर्जी नीड्स के लिए, और खासकर हंगेरी तो बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है। और लगभग ये एम्बार्गो जो है वो लगभग 2/3 जो ऑयल इंपोर्ट्स किया जाता है रशिया से उस पर जो है टारगेट करते हुए कहा गया है, यानी कि द प्यूनिटिव मूव विड इफेक्चुअली कट अराउंड 90% ऑफ ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया टू द ईयू बाय द ईयर एंड। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा डिसीजन यूरोपियन यूनियन के लीडर्स ने यहाँ पर लिया हुआ है। एंड अलॉन्ग विद दैट जो कि ब्रुसेल्स में ईयू का हेडक्वार्टर्स है, वहां पर ये लीडर्स मिले हुए थे। तो एक और इंपॉर्टेंट सी चीज उन्होंने ये डिसीजन वहां पर लिया हुआ था कि एसबर बैंक जिसे कहा जाता है, फिर स्बर बैंक जिसे कहा जाता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट रशियन बैंक जो है, उसे स्विफ्ट सिस्टम से हटाने की कोशिश की गई थी, उसे भी पूरी तरीके से हटाया गया है। एंड अलॉन्ग विद दैट 3 मोर रशियन स्टेट ओन्ड ब्रॉडकास्टर्स को भी बैन किया गया है यूरोपियन यूनियन के रीजन में। एंड अलॉन्ग विद दैट यूक्रेन को मदद करने की भी बात की गई थी। 9 बिलियन यूरो ट्रेंच जो है वो असिस्टेंस दिया गया है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये ग्रांट के फॉर्म में दिया गया है या फिर लोन के फॉर्म में, क्योंकि ग्रांट अगर दिया गया है तो यूक्रेन को इसे वापस पे करने की जरूरत नहीं है, अगर लोन दिया हुआ है तो यूक्रेन को वापस से पे करना पड़ेगा। सो ईयू लीडर्स हैव स्ट्राइक स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट रशिया। एंड गोइंग एट चंद इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स और इलेक्शंस भी हुए थे हंगेरी में भी। हंगेरी के पार्लियामेंट ने कैटलिन नोवाक, यहाँ पर आप उनकी इमेज देख सकते हैं, तो उन्हें चूज किया गया था एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो हंगेरी हैज अ स्क्रिप्टेड हिस्ट्री दिस मंथ, मेक श्योर दैट यू आर रिमेंबरिंग दिस। एंड अलॉन्ग विद दैट साउथ कोरिया में भी प्रेसिडेंटशिप की चेंज हमें देखने को मिली। यून सिक यूल जो है वो नए प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया की तरह उन्होंने शपथ ग्रहण किया हुआ था। और सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम जो एज ऑफ नाउ फेस करते हैं वो नॉर्थ कोरिया के साथ किस तरीके से डील करेंगे। एंड सिमिलरली शेख खलीफा जी जो कि सुप्रीम लीडर थे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के, उनके देहांत के बाद सक्सेसर जो उनके शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएई जो है वो इलेक्ट किया गया था। एज ऑफ नाउ ही इज द सुप्रीम लीडर देयर। एंड अलॉन्ग विद दैट ऑस्ट्रेलिया में भी स्पेसिफिकली हमें एंथोनी अल्बनीज जो है एज ए न्यू ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर शपथ ग्रहण देखने को मिला हुआ था। और जैसा ही एक दिन पहले शपथ ग्रहण हुआ, नेक्स्ट दिन ही क्वाड समिट के लिए वो जापान निकले हुए थे। एंड सिमिलरली वर्ल्ड हेल्थ असेंबली भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही थी, और वहां पर मेंबर स्टेट्स ने डॉक्टर टेड्रोस जो कि ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं एज WHO के चेयर, उन्हें फिर से जो है रीइलेक्ट किया गया टू सर्व एज डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो पहली बार 2017 में उनका इलेक्शन हुआ था, तो अगेन 5 साल के लिए सेकेंड अपना टर्म वो पूरा करेंगे। खास बात ये थी कि उनके कॉम्पिटिशन पर कोई और वहां पर था ही नहीं। चंद इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और इंटरनेशनल रैंकिंग्स भी दिए गए थे। इंपॉर्टेंट वन पहला जो था, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट वालों ने ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट रिलीज की हुई थी, और ये कहा हुआ था कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबली जो कुछ भी हंगर का रिस्क जो है वो थोड़ा बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। इंडिया का रिस्क हंगर का लगभग 23% इंक्रीज हो सकता है बाय 2030, और ग्लोबल बेसलाइन अगर हम बात करें तो ग्लोबल फूड प्रोडक्शन भले ही बढ़ जाएंगे, when compared with 2010 levels 2050 तक 60% प्रोडक्शन ज्यादा होगा, एंड मोस्टली बिकॉज ऑफ रैपिड पॉपुलेशन जो खासकर अफ्रीकन कंट्रीज में हो रहा है, डेवलप्ड कंट्रीज में, बिकॉज ऑफ दैट हमें ये देखने को मिलेगा। And along with that, next most important report was released by Pollution and Health, a progress upgrade by Landsat Planetary Health Air Pollution. ग्लोबल लीडर माना जाता है इसे इसी हेल्थ कंसर्न से। तो लगभग एयर पोल्यूशन के साथ जो है उन्होंने इस बार डाटा कलेक्ट किया हुआ था, और ये बताया हुआ था कि लगभग 16.7 लाख डेथ्स इंडिया में 2019 में हुए थे बिकॉज ऑफ ऑफ एयर पोल्यूशन स्पेसिफिकली, विच आर अ टोटल ऑफ 17.8% डेथ्स। और लगभग ग्लोबल एयर पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो 66.7 लाख डेथ्स जो थे वो सिर्फ ग्लोबल एयर पोल्यूशन की वजह से ही हुए थे, जो कि प्रीवियस एनालिसिस 2015 में किया गया था। Moving ahead, the last most important thing that was in news is खासकर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो रिलीज किए गए थे, और इस साल इंडिया का रैंकिंग थोड़ा बहुत अच्छा नहीं था। पिछले साल हम 142nd रैंक पर थे आउट ऑफ 180 कंट्रीज, एंड दिस ईयर वी हैव स्टूड एट 150th कंट्री।
सो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो कि फ्रांस का एक बहुत ही फ्रांस बेस्ड बहुत ही बड़ा ग्लोबल थिंक टैंक माना जाता है, तो उन्होंने इस रिपोर्ट को रिलीज किया हुआ था। पाकिस्तान 157 पोजीशन पर था, श्रीलंका 146, बांग्लादेश 162 एंड म्यांमार 176 पोजीशन पर था। और साउथ एशियन या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो नेपाल सबसे अच्छा आंकड़े यहां पर दिखा रहा था, 76 पोजीशन पर वो गया हुआ था बाय क्लाइंबिंग 30 पॉइंट्स। और सिमिलरली हर साल की तरह इस साल भी स्कैंडिनेवियन नेशंस जो थे, नॉर्वे फर्स्ट, डेनमार्क सेकंड, स्वीडन थर्ड, इस्टोनिया फोर्थ और फिनलैंड फिफ्थ था, और नॉर्थ कोरिया स्टूड एट बॉटम ऑफ 180 countries. So these were the news which were which were there in the entire of the month, the past month, और आपके आने वाले SSBs में बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल्स होने वाले हैं। वीडियो को एंड करने से पहले अगेन मैं आपको बता दूं कि SSB क्रैक एग्जाम्स के पास SSB इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज्ड ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। आपको ईयरली फुल ईयर एक्सेस भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यानी कि कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, और SSB इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए जिस किसी भी चीज की जरूरत हो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। So before you leave, these are all the courses and bundles, एक बार जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा, and Warrior 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you in the next session. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my lecture. Jai Hind.